नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार गॉडविट ओवरसीज एजुकेशन जलंधर से आज आपके लिए लेके आए एक नई वीडियो जो कि है टूरिस्ट वीज़ा या फिर कहें विजिटर वीज़ा के लिए। ये वीडियो उन क्लाइंट्स के लिए है जो लोग चाहते हैं अब्रॉड में अपना समर वेकेशन मनाना चाहते हैं या अपने किसी फैमिली मेम्बर के पास घूमने जाना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो के साथ बने रहिए। आपको डिटेल में मैं जानकारी दूंगा किस तरह आप अपना किसी भी कंट्री का जो विजिटर वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा वो ले सकते हैं या किन किन डॉक्यूमेंट्स पर आपको वीज़ा मिल सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं विजिटर वीज़ा के लिए। पहला पॉइंट है आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, आपके पास आपके फाइनेंशियल होने चाहिए। फाइनेंशियल में अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल में आते हैं अगर आपके पास सेविंग्स हैं, आपका एफडी है, म्यूचुअल्स फंड है, एलआईसी पॉलिसीज़ हैं या फिर आपने स्टॉक मार्केट में भी अपना जो है पैसे लगा रखे हैं, वो सारा कुछ आप जो है सम ऑफ करके आपके पास वो फाइनेंशियल अवेलेबल होनी चाहिए आपके नाम पर जो एप्लीकेंट अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहता है। तो स्टेप वाइज क्लियर करते हैं फंड कैसे कैसे हमारे हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास होनी चाहिए सेविंग अकाउंट जिसमें हम अपना कुछ पैसा बचा के भी रख रहे हैं और जिसमें से हम अपना मंथली जो भी खर्चा है वो यूज़ कर रहे हैं, ताकि जिससे में आपका डेबिट भी हो रहा है, कुछ पैसा क्रेडिट भी हो रहा है। इस तरह का एक अकाउंट आपका हर एक एप्लीकेंट का होता है, आपका भी ज़रूर ऐसा एक अकाउंट होगा। उस अकाउंट की जो स्टेटमेंट है ज़रूर अपनी एप्लीकेशन में लगाइए, ताकि हम वैसे को ये जज करने में इजी हो कि हाँ आप मंथली कैसे अपना जो है खर्चा कर रहे हैं अपनी सेविंग में से। तो उनसे आइडिया हो जाता है कि हाँ अगर आप महीने का 20 से 30 हज़ार या 35 हज़ार तक का खर्चा कर रहे हैं तो आपकी एक अच्छी इनकम मानी जाती है। और सेकंड चीज़ आती है कि आपने कुछ अपना जो है एफडी बना के रखी होती है। मिनिमम 1 लाख से लेके अपना 5 लाख तक या उससे ज़्यादा कोई भी जो है आपकी एफडी होती है वो किस बैंक में है, वो एफडी की कॉपी और उस बैंक से उस एफडी का बैलेंस सर्टिफिकेट कि करंट उसका जो इंटरेस्ट लग के अब कितना बैलेंस हो चुका है, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास सेविंग एक अकाउंट हो गया, एक आपका एफडी आ गया, आपने एलआईसी कोई पॉलिसी ले रखी है तो एलआईसी पॉलिसी का आपको वहाँ से एक सरेंडर वैल्यू सर्टिफिकेट मिलता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो है स्टॉक मार्केट, या हम कहते हैं कि शेयर्स वगैरह, जैसे हम सरल भाषा में बात करें कि हमने शेयर परचेज़ कर रखे होते हैं, तो शेयर की भी एक जो आप परचेज़ करके रखते हो उसकी समरी आती है कि आपने कितने में खरीदे हैं और आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू आ गई है। तो वो जिन भी ऐप से आपने वो शेयर परचेज़ कर रखे हैं वहाँ से आप उसकी समरी है वो साथ में अटैच कर सकते हैं। इस तरह ये सारे जो आपके फंड्स होते हैं इनका आप अपना विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कम से कम हमें फ़ंड की क्या रिक्वायरमेंट है ताकि हमारा जो विजिटर वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा किसी भी कंट्री का ईज़िली हमें मिल सके। तो बात करिए फाइनेंशियल की, तो आपके पास कम से कम अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो आपके पास 4 से 5 लाख का अगर फ़ंड है तो काफ़ी सफिशेंट है। वो कैसे हैं उसकी कैलकुलेशन होती है। हम जब भी किसी एम्बेसी में अपनी फ़ाइल लगाते हैं तो एम्बेसी ऑफिसर एक कैलकुलेशन लगाता है आपके फाइनेंशियल कितने हैं, और फाइनेंशियल के हिसाब से आपने जो जो अपना टूर प्लान बनाया है वो उस फाइनेंशियल को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। जैसे कि हमारा अगर हम कहीं का भी टूर प्लान कर रहे हैं, जब विजिटर वीज़ा जब अप्लाई कर रहे हैं तो हम जाएंगे, हमारा आने जाने का खर्चा फ़्लाइट टिकट का वो आएगा, फिर उसके बाद हमारा वहाँ पर रहने का खर्चा आएगा, फिर हमारा खाने का खर्चा आएगा, हम वहाँ लोकल जो घूमेंगे वो लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। ये सारा एक सम ऑफ करके कि जितने दिन का आपने प्लान बनाया अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सबका जो कैलकुलेशन है वो आपके फाइनेंशियल के हिसाब से जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। अगर ये कैलकुलेशन हमारी सही बैठती है तो वीज़ा ऑफिसर ऑब्वियसली आपका वीज़ा अप्रूवल करने में कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। अब नेक्स्ट बारी आती है डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए अपनी फ़ाइल लगाने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स में आता है आप सैलरी बेस्ड हैं, आप बिजनेस पर्सन हैं, आप फार्मर हैं या कोई भी XYZ आप कोई काम कर रहे हैं, तो उस काम से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे सैलरीड पर्सन की, जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो सैलरी में ये होता है कि सबसे पहला एक तो आपकी सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट है वो कम से कम आप 3 महीने की ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी स्टेटमेंट में वो दिखे, रिफ्लेक्ट होगा आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है आपके अकाउंट में।
सेकंड चीज़ आती है आपकी पे स्लिप्स, पिछले 3 महीने की कम से कम पे स्लिप भी यूज़ कीजिए। थर्ड चीज़ आती है जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी से आपको एनओसी लेटर लेना ज़रूरी है। एनओसी लेटर आपके पास अगर होगा, आपकी एप्लीकेशन में अटैच होगा, तो वीज़ा चांस आपके बढ़ते हैं। उसके साथ अगर एनओसी लेटर में ही वो आपकी जॉब ड्यूटीज़ वगैरह मेंशन कर देते हैं तो आपको अलग से एक्सपीरियंस लेटर लेने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज़ आप एनओसी के साथ एक एक्सपीरियंस लेटर भी लें जिसमें आपकी सारी जॉब ड्यूटीज़, आपका सैलरी का जो इंफॉर्मेशन मेंशन हो कि आप इतनी सैलरी है मंथली अर्न करते हैं इस कंपनी से। तो ये सब चीज़ें हैं एक सैलरीड पर्सन के लिए। दूसरी बात करें जो है बिजनेस पर्सन, कोई लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उस केस में उन्हें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आती है। रजिस्ट्रेशन में बात करें तो सबसे पहले आता है एक उद्योग का रजिस्ट्रेशन होता है, वो आप इजीली करवा सकते हैं। सेकंड आता है एक F&B वाला रजिस्ट्रेशन, आप वो करवा के रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका बिजनेस अच्छी खासी अर्निंग है, अप टू 10 लाख का आपका टर्नओवर चल रहा है, तो आप एक GST भी आपने ले रखा होगा, तो वो GST सर्टिफिकेट भी अपना ज़रूर अपना यूज़ करें। तो इसी तरह तीसरी बात करते हैं फार्मर्स की। फार्मर अगर करना चाहते हैं अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई, तो उनके पास अपना तहसीलदार का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनके पास J फॉर्म होनी चाहिए जिससे वो अपनी एग्रीकल्चर इनकम को जस्टिफाई कर सकें। इसके अलावा कोई भी आप काम कर रहे हैं तो अपना ITR हमेशा फिल करें। ITR आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका विजिटर वीज़ा दिलवाने में। उससे वीज़ा ऑफिसर को ये जस्टिफाई होता है कि आप एनुअली क्या इनकम जनरेट कर रहे हैं और आपका एनुअली क्या इनकम आ रहा है आपके अकाउंट में। तो ये चीज़ है कि अपना ITR हमेशा फिल करें और जब फाइल अपनी लगाए तो कोशिश कीजिए कम से कम अपने 2 साल की ITR ज़रूर यूज़ करें। अब बात करते हैं लास्ट जो है कि अगर तो आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करें तो आपके पास स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। स्पॉन्सरशिप से बात करें कि कोई पर्सन आपको जान रहा है या आपका फैमिली मेम्बर रह रहा है किसी कंट्री में, वो आपको इन्विटेशन लेटर दे, साथ में अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे। ये सारे चीज़ें होती है स्पॉन्सरशिप वाले विजिटर वीज़ा में। अगर आपको कोई जानकार नहीं है बाहर जो आपको इनवाइट कर रहा है, तो आप एज ए टूरिस्ट वीज़ा अपना अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास एक कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि उसमें पेड होटल बुकिंग आप अगर अटैच करें तो उसका भी वीज़ा चांस पर इफ़ेक्ट अच्छा पड़ता है। ऐसे तो काफ़ी सारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना जो है होटल बुकिंग जो है कंफर्म करवा सकते हैं, कंफर्मेशन नंबर भी आ जाता है। लेकिन कोशिश कीजिए उसमें कुछ अमाउंट आप पेड करके अपनी जो है वो ले सकते हैं होटल बुकिंग। वो होटल बुकिंग भी आप जो है अपना वीज़ा आने पर अगर आपका प्लान कुछ चेंज हो रहा है तो उस होटल बुकिंग को एक टाइम पीरियड से पहले अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो आपका पूरा का पूरा पैसा आपको रिफंड मिल सकता है। ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स ही एज ए विजिटर वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सिंगल करना चाह रहे हैं, फैमिली के साथ करना चाह रहे हैं, तो ये सब रिक्वायरमेंट पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका वीज़ा आने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपका ऐसा कोई प्लान है, आप बाहर घूमने जाना चाहते हैं, तो आप गॉडगिफ्ट ओवरसीज़ एजुकेशन के साथ संपर्क कीजिए और अपना जो बाहर जाने का सपना वो पूरा कीजिए। धन्यवाद जी।